प्रीवियस ईयर सीरीज़ में हमारा 2023 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इसको कम्प्लीटली हम वाइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा था, क्योंकि इस ईयर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और पूरे कंट्रीज़ ने मना कर दिया था कि रशिया को हम स्विफ्ट सिस्टम यूज़ करने नहीं देंगे, या फिर यूएस का जो पेमेंट सिस्टम होता है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम होता है। ये स्विफ्ट जो सिस्टम है ना, ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, ये हर कंट्री यूज़ करती है, बट हर कंट्री ने कहा था कि हम रशिया को इसको यूज़ नहीं कर देंगे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा यूएसए और इंडिया नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट का यूज़ कर रहे थे ट्रेड करने के लिए। इसमें होता क्या था, नॉस्ट्रो में इंडिया रशिया में जाके एक बैंक अकाउंट ओपन करती थी और जितना भी इंडिया और रशिया का ट्रेड होता था वो रशिया के उस बैंक अकाउंट से होता था। सेम रशिया ने इंडिया में आके एक बैंक अकाउंट ओपन किया था जिसमें इंडिया रिलेटेड ट्रेड जितना भी होगा उसी अकाउंट से होगा। तो ये होता था नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो में। उसी के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल है कि पेमेंट किया जा सकता है डिजिटल करेंसी का यूज़ करके जिसमें यूएस डॉलर भी इन्वॉल्व ना हो और स्विफ्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व ना हो। सेकेंड कह रहा है अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ये कह रहा है डिजिटल करेंसी को इस तरीके से भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि उसमें कोई टाइम लिमिट हो स्पेंड करने के लिए। जैसे डिजिटल करेंसी का क्वेश्चन क्यों आया था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ई रुपीज़ ला रही है, ई रुपी डिजिटल रुपी होगा। ये क्यों लाया गया था, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई वेलफेयर स्कीम करना चाहती है, जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, लोगों को अकाउंट में पैसा देती थी। बट अकाउंट में जब लोगों के पैसा देती थी तो पेरेंट्स क्या करते थे, वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे ना यूज़ करते हुए किसी और रीज़न से उस पैसे को यूज़ करते थे। अब होता क्या था, स्कूल में स्टूडेंट आ तो रहा है बट ना उसके पास बुक्स है, ना यूनिफॉर्म है, ना ड्रेस है, क्योंकि ये पैसा पेरेंट्स कहीं और ही यूज़ कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसके तहत इसमें कंडीशन टाइड होगी। जैसे ये जो कॉइन होगा डिजिटल करेंसी, इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए इसको आपको बुक्स खरीदने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, तो आप इसको बुक स्टोर पे ले जाएंगे, बुक स्टोर पे जब आप ये डिजिटल करेंसी को दिखाएंगे, ये सिर्फ वहीं रिडीमेबल है। मान लीजिए एक टाइप का वाउचर है, अगर आप इसको दिखाएंगे तो ये आप यूनिफॉर्म स्टोर पे जाके अगर इसको शो करेंगे तो वहाँ नहीं अनलॉक होगा ये। आप अगर इसको किसी स्वीट शॉप पे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ ये ओपन नहीं होगा। दिस विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर एजुकेशन पर्पस। तो इसी के लिए डिजिटल करेंसी लाया गया था। यस, ये राइट है कि इसमें कंडीशन प्रोग्राम की जा सकती है, इसमें टाइम फ्रेम भी डाला जा सकता है। जैसे स्कूल मान लीजिए जून से जुलाई के बीच में ओपन होगा, तो हो सकता है गवर्नमेंट कंडीशन डाल देगी स्कूल रिलेटेड जितना भी सामान है आपको जून से जुलाई में लेना है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, जिसके तहत स्टूडेंट भी सीरियस रहे, पेरेंट्स भी सीरियस रहे और टाइम बाउंड परचेज इसमें हो जाए। तो अगर इसमें आएंगे तो बोथ 1 और 2 राइट है हमारा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज क्या है, एक्चुअली एक और रीजन से न्यूज़ में था, चाइना ने लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। चाइना ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो मान लीजिए आरबीआई आज के डेट में क्या करता है, नोट प्रिंट करता है। नोट प्रिंट करने में आरबीआई का खर्चा है, मैन पावर चाहिए, पेपर चाहिए, प्रिंटिंग मशीन्स चाहिए, प्लस पेपर प्रिंट करने का भी एक कॉस्ट होता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप एक टर्म पढ़ेंगे सेग्नोरेज। ये जो होता है सेग्नोरेज का मतलब है, मान लीजिए 10 रुपये की एक नोट है, 10 रुपये को नोट प्रिंट करने में कितना खर्चा हुआ। जैसे मान लीजिए 10 रुपये की नोट प्रिंट करने में 2 रुपीज़ खर्चा हुआ, तो 10 रुपये की असली वैल्यू 8 रुपये ही हुई। क्यों, 10 रुपये बनाने में गवर्नमेंट के 2 रुपये चले गए। तो डिजिटल करेंसी में क्या होगा, गवर्नमेंट पैसा बनाएगी नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक ओनर है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट आपके सैलरी में ना डिजिटली दिखा देगी कि हमने 1000 मान लीजिए रुपीज़ डाल दिए पर डे। अब आप भी किसी को पेमेंट करेंगे ना, तो आप भी उसको कैश नहीं देंगे, आप बस उसके अकाउंट में, जैसे आपको अगर डालना है किसी पर्सन का आईडी डालिए, उसके नीचे डाल दीजिए, ट्रांजैक्शन स्मूथली होगा। जैसे पेटीएम में हम लोग क्या करते हैं, पैसा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में जा रहा है, कैश का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, अब नोट भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो सेम यहाँ पे होगा डिजिटल करेंसी में, यहाँ पे नोट प्रिंटिंग कम होगा। चाइना ने इस मॉडल को ऑलरेडी अडॉप्ट किया है, इंडिया भी इसको अडॉप्ट करने वाला है, जिसके लिए बहुत सारी कमिटीज़ भी बैठी है जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। इट इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ मनी विच इज अ करेंसी इस्टेब्लिश एज मनी बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉ। ये मनी की बैकिंग गवर्नमेंट ही देगी। जैसे आप नोट जब पढ़ेंगे ना, वहाँ लिखा होता है मैं धारक को ये वचन देता हूँ कि 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये फट जाएंगे तो आप आरबीआई जाइए, आरबीआई आपको 100 रुपये दे देगा। तो आरबीआई आपको प्रॉमिस करता है कि 100 रुपये आपको मिलेंगे। सेम प्रॉमिस गवर्नमेंट यहाँ पे देगी कि ये आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है ये हमारा ही वैलिडेशन है, इसके पीछे गवर्नमेंट बैकिंग है। कल को बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि नोट नहीं है तो पैसा वैलिड है कि नहीं, बट गवर्नमेंट ने इसको बैकिंग दिया है।
अनलाइक ट्रेडिशनली डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी लाइक क्रिप्टो करेंसी और ई मनी। अब ये ई मनी मैंने अभी आपको बताया, ई मनी किसके लिए, गवर्नमेंट अगर जूते खरीदने के लिए पैसा दे रही है, कपड़े खरीदने के लिए वो, और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन। ये कह रहा है ये इन दोनों से अलग है। सीबीडीसी इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो इशू करेगा, एंड इट इज काउंटेड एज अ लीगल टेंडर। अब सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, अनलाइक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, अ सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन इज सेंट्रलाइज, दैट इज इट इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई। जबकि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, उसको कोई सेंट्रल बैंक लॉन्च नहीं करता है। इसको लॉन्च किस पे किया जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। वाइल नॉट ऑल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मे यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेनी सेंट्रल बैंक्स आर एक्सप्लोरिंग its use because blockchain inherent transparency, security and traceability could offer considerable benefit। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने का ये फायदा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहता है, ट्रेसेबिलिटी भी रहता है, और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं यूजर्स को। नेक्स्ट, यूज केसेस। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैन बी यूज फॉर अ रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको अलग अलग ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है, जैसे डेली रिटेल ट्रांजैक्शन हो गया। डेली रिटेल ट्रांजैक्शन मतलब ग्रोसरी आप खरीदने जाते हो। पीयर टू पीयर पेमेंट, दोस्त जब दोस्त को पैसा भेजता है, रिश्तेदार को, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इस पैसे को बांट सकती है। दे कुड बी यूजिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एज वेल। आपको अगर इंडिया के बाहर भी पैसा भेजना है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। पोटेंशियली मेकिंग दिस ट्रांजैक्शन मोर एफिशिएंट, इससे एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि नोट भेजना इम्पॉसिबल होगा बाहर कंट्री में, बट ऑनलाइन डिजिटल करेंसी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी could have significant implication for the financial system, such as it could transform the payment system, making them more efficient, fast and secure। ऑनलाइन पैसा भेजना ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट है और सिक्योर है। प्लस इट कुड ऑल्सो पोज चैलेंजेस इंक्लूडिंग रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। प्रॉब्लम क्या है, साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। कल को हो सकता है आपका अकाउंट हैक हो गया तो पैसा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मार्केट में, और मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई थी आरबीआई ने उसका ट्रांसमिशन भी नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि वो तभी पॉसिबल होता है जब कोई फिजिकल एसेट होता है सामने। नेक्स्ट आते हैं हम सीबीडीसी पे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एलिमिनेट इंटरमीडियरीज लाइक स्विफ्ट एंड यूएस डॉलर सिस्टम। इसीलिए ये जो सीबीडीसी था इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि रशिया ने खुद का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्लान किया था, जिसमें ज़रूरी नहीं है कोई स्विफ्ट सिस्टम हो या यूएस डॉलर सिस्टम हो, आप विदाउट इसके भी डायरेक्टली किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है डिजिटल करेंसी क्या होता है। इसको ऐसे भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि विद इन टाइम इसको यूज़ करना है, प्लस टाइम लॉकिंग मैकेनिज्म भी है कि मान लीजिए 1 जून 2024 तक ये वैलिड है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। तो अब आपने अगर अपने बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीदे या यूनिफॉर्म नहीं लिया या फिर गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया उससे आपने कॉपीज़ नहीं ली तो पैसा लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा, टाइमली ट्रांसमिशन होगा, लोग स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़ेगा, बच्चे भी स्कूल टाइमली आएंगे। अलाउइंग फॉर ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाएंगे। दिस कंडीशन कैन कंट्रोल स्पेंडिंग, इससे स्पेंडिंग भी कंट्रोल होगा, वही जगह पैसा स्पेंड होगा जिसके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। एक्टिवेट डीएक्टिवेट फीचर्स, ऑफर टाइम लिमिटेड इंसेंटिव। टाइम लिमिटेड इंसेंटिव भी कैसे, गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि अगर आपने टाइम बाउंड मैकेनिज्म में यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम भी आपको इशू होगा, नहीं तो अगर आपने टाइम पे यूज़ नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम से आपको इशू नहीं होगा। नेक्स्ट, और इवन रिजल्ट इन द एक्सपायरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द करेंसी इफ नॉट यूज विद इन स्पेसिफिक टाइम। अगर टाइम पे यूज़ नहीं किया तो मनी एक्सपायर भी हो सकता है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट डिजिटल करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड टर्म है बीटा, किसको रेफर करता है। अब आप ऑप्शंस पढ़िए, अपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग टर्म्स होते हैं, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई मैथ का टर्म है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया है तो हम बोलते थे अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। अब पहला ऑप्शन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ठीक है। तीसरा कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टमिक रिस्क दैट अराइजेज वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। अब फोर्थ पढ़िए, फोर्थ क्या कह रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू, एक नंबरिक वैल्यू है दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। आप अगर स्कूल लेवल पे ही पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है अल्फ़ा बीटा गामा। स्कूल में भी हमको बोलती थी टीचर, ये मान लो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका गामा है और ये बीटा है, ऐसा हम लोग लेते थे मैथ्स में। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, इक्वेशन में ये वही है। ये क्या होता है, नंबरिक वैल्यू है। यूपीएससी ने बस ये देखा कि लोगों को कॉमन सेंस है कि नहीं कि इस ऑप्शन को ढूंढ पा रहे, बाकी ये सारी बकवास थी यहाँ से यहाँ तक। आंसर हो जाएगा इसका डी। बीटा के बारे में दे रखा है, आंसर इज ऑप्शन 4। व्हाट इज बीटा,
बीटा इज अ मेट्रिक यूज टू एक्सेस द वॉलेटिलिटी और प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटिव टू द ओवरऑल मार्केट। होता क्या है, मान लीजिए एक स्टॉक है रिलायंस का, अब तक अच्छा चल रहा था, 700 रुपये एक स्टॉक था, अचानक स्टॉक में फ्लक्चुएशन आ गया और 700 रुपये का स्टॉक अब 200 का हो गया। ये चेंज को मेजर करने के लिए आप बीटा को यूज़ करते हैं, जिसमें किसी भी स्टॉक में कितना प्राइस चेंज आएगा या कितना वॉलेटिलिटी आएगा, रैदर देन ओवरऑल साल भर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और एक दिन, इसके लिए बीटा का यूज़ किया जाता है। इट क्वांटिफाइज द स्टॉक सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट। ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में चेंज को कैसे अडॉप्ट करता है, ताकि कल को जब आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आपको आइडिया रहेगा कि कल को मार्केट में रिसेशन आता है, कोविड जैसी चीज़ आती है, त्यौहार आता है, तो स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। जैसे अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दारू बांटती है गवर्नमेंट यहाँ वहाँ, मतलब फैक्ट है, ओपनली बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी बियर बनाने वाली कंपनी या दारू बनाने, उनका स्टॉक का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरीके स्टॉक मार्केट काम करता है। दैट इज अबाउट बीटा। बीटा ऑफ 1, अगर बीटा का नंबर 1 है, इसका मतलब इट इंडिकेट्स दैट स्टॉक प्राइस टेंड्स टू अलाइन विद द मार्केट, मतलब जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए थी मार्केट में वही वैल्यू है। अब बीटा ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टॉक इज मोर रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट चेंजेस। त्यौहार आया, अचानक रेट बढ़ जाएंगे तो बीटा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मार्केट में एक चेंज आया, स्टॉक के प्राइस में चेंज आ गया। अगर मार्केट में चेंज आने के बाद भी स्टॉक में चेंज नहीं आया तो बीटा 1 ही रहेगा, बट चेंज आने पर मार्केट में चेंज आया और स्टॉक की रेट बढ़ गया तो बीटा 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। बीटा लेस देन 1 भी हो सकता है, इसका मतलब मार्केट में चेंज आया और बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है स्टॉक मार्केट, indicates lower volatility, means stock is less affected by market movement। मतलब दिवाली थी उतना ही स्टॉक का वैल्यू था और दिवाली के बाद भी उतना ही स्टॉक का वैल्यू है, तो बीटा लेस देन 1 हो जाएगा। अब बीटा किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ एन सिस्टमैटिक रिस्क एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल स्टॉक। एक किसी स्टॉक से एसोसिएटेड होता है। इट हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक प्राइस मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स एंड असेसेस द पोटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद ओनिंग दैट स्टॉक, कि आप जब वो स्टॉक को ओन करेंगे तो कितना रिस्क है उसको रखने में, प्लस कितना रिवॉर्ड है, कितना फ़ायदा है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, इट इज़ द रिस्क रेफर टू द इनहेरेंट इन द ओवरऑल मार्केट और अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट। इट इज़ नॉन डाइवर्सिफाइबल एंड अफेक्ट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्टॉक। जब एक स्टॉक की नहीं बहुत सारे स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, जब एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो बीटा का टर्म आएगा। बीटा कैप्चर द सिस्टमैटिक रिस्क विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। सिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक का कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बीटा। नेक्स्ट है आपका मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स सच एज द S&P 500 या फिर डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिप्रेजेंट अ बास्केट ऑफ द स्टॉक सिलेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट और सेक्टर। मार्केट इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जितने भी शेयर है उनका एक बास्केट बना देंगे आप, और आप चेक करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओवरऑल कैसा काम कर रहा है। इसके लिए S&P करके कंपनी है, इन्होंने ऑलरेडी S&P 500 करके बनाया है, या फिर डो जोन्स ने इंडस्ट्रियल एवरेज बनाया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना भी हो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए मार्केट इंडेक्स यूज़ किया जाता है। इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कैन बी कंपेयर्ड। इसके अगेंस्ट आप इंडिविजुअल स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में अल्फा दे रखा है। अल्फा ये मेजर करता है द एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक और इन्वेस्टमेंट अबाउट द रिटर्न प्रेडिक्टेड बाय इट्स बीटा, कि किसी भी स्टॉक में बीटा ने जितना प्रेडिक्ट किया है उससे कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है। जैसे बीटा ने कहा ना कि अब ये स्टॉक 700 का है 800 हो जाएगा, बट अल्फा ने अगर 1000 दिखा दिया तो अल्फा क्या कर रहा है 200 एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अल्फा से आपको कितना एक्स्ट्रा जनरेट हो सकता है ये पता चलता है। इट इज द स्टॉक परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द मार्केट कंसिडरिंग द लेवल ऑफ रिस्क एज मेजर्ड बाय बीटा। पॉजिटिव अल्फा का मतलब क्या होता है, आउट परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छा चला गया स्टॉक। नेगेटिव अल्फा का मतलब होता है अंडर परफॉर्मेंस, मतलब बीटा ने बोला 700 की जगह 800 जाएगा बट 600 चला गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर परफॉर्मेंस, अल्फा लॉस में चला गया अभी। बट अगर 800 की जगह 1000 चला गया तो अल्फा आउट परफॉर्मेंस हो गया, अल्फा पॉजिटिव चला गया अभी। दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो अबाउट। बस सिस्टमेटिक रिस्क याद रखिएगा, ग्रुप से रिलेटेड होता है। मार्केट इंडेक्स तब होता है जब बहुत सारे कंपनी के एक ही सेक्टर का स्टॉक हमने एक बास्केट में रख दिया। और लास्ट है अल्फा। अल्फा आपको एक्सेस बताता है, एक्स्ट्रा कितना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग द माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। मैंने क्या कहा, डेटा अगर ऐसा दे रहा है ओरिजिनली इसने इस्टेब्लिश किया, रॉन्ग मार्क कीजिए। नेक्स्ट, इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक।
जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में यही होता है। इसमें होता क्या है, आप मान लीजिए सब लोग हैं, सब मेंबर बन गए इस ग्रुप के, सब अपना अपना पैसा डालेंगे। इसमें जो लोन उठाया जाएगा ना, लोन की भी प्रॉपर जिम्मेदारी होती है। जैसे मैं एज अ ग्रुप 50 लोगों ने लोन उठाया, तो 50 लोगों में से एक ने लोन उठाया, तो लोन भरने की जिम्मेदारी उन पूरे मेंबर्स की होगी। जैसे हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें 50 लोग हैं, अब 50 में से किसी एक आदमी को लोन की जरूरत है, उसने लोन उठाया, कल को अगर वो लोन में डूब रहा है तो 50 लोगों की जिम्मेदारी होगी उसकी मदद करे। इसीलिए एसएचजी फॉर्म किया जाता है। इसका नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए गांव खेड़े में बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लस कोऑपरेटिव बैंकिंग में भी जहाँ होता है वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में बार बार न्यूज़ में क्यों रहता है, गवर्नमेंट चाहती है वुमेन्स जो है वो लार्ज स्केल सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करें। इनफैक्ट हुआ भी है, वुमेन अब लार्ज स्केल पे, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर लोग भी फॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आते हैं सेकंड, तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी। हो सकता है यार, सपोर्ट करने में क्या है, रीजनल रूरल बैंक का काम ही ये होता है कि जितने भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है अलाइड लेवल पे, एग्रीकल्चर लेवल पे, विलेज लेवल पे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आई गेस इसका ओनली 2 होगा। यस, ओनली 2 है। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, इंडिया में सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, 1980s के बाद, एज अ पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजी, गरीबी हटाओ स्ट्रैटेजी थी ये। जहाँ पे क्या होता था, ओरिजिनेशन इसका कैसे देखा गया था, जैसे आज के डेट में मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ करना चाहती है और टैलेंटेड है, तो उन्होंने एक अगरबत्ती बनाने की इंडस्ट्री खोल दी आपस में ही। तो ये एसएचजी से ही होता है। एसएचजी में क्या होता है, सबसे पहले 2 या 3 महिलाएं मिलेंगी, एक दूसरे को सिखाएंगी कैसे बनाते हैं, फिर धीरे धीरे सब पैसा डालेंगे। पैसा जब फंड पूल होकर बड़ा होगा तब जाके फिर एक सेक्टर बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पापड़ बनाने वाली इंडस्ट्री, अचार बनाने वाली इंडस्ट्री जितनी भी होती है सिर्फ वुमेन रन करती है। टेलर होता है, छोटे छोटे गारमेंट शॉप्स होते हैं। दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ एसएचजी। इसको इनिशिएट किसने किया था, एनजीओ ने और डेवलपमेंट एजेंसी ने। पहला क्यों रॉन्ग हो गया, यहाँ क्या लिखा है, इसको ओरिजिनेट किसने किया था, एसबीआई ने। एसबीआई नहीं था, ये किसी एनजीओ ने किया था और डेवलपमेंट ने किया था। नेक्स्ट, इंडिया में नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रमोशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में एसबीआई नहीं, नाबार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी एसएचजी को अपलिफ्ट करने में। नाबार्ड का काम क्या होता है, पैसा देना। मतलब मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर उनके पास पैसा है कि वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, मान लीजिए 1 लाख पापड़ बनाने हैं, उनके पास 10,000 पापड़ का फंड है, तो बचे हुए 90,000 का फंड नाबार्ड देगा। बाद में जब इनके पास पैसा आ जाएगा तो नाबार्ड को रिटर्न कर देंगे। इसका काम नाबार्ड ही करता है। ये इनका प्रमोशन भी करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का और स्केलिंग भी करता है। When a member of the SHG require a loan, the group collectively evaluate the member need and repayment capacity. यही मैंने आपको कहा था, 50 लोग होते हैं ग्रुप में, वो देखते हैं किसको लोन चाहिए, लोन कितने का चाहिए, क्या वो भर सकता है, ये सारा डिटेल लेने के बाद वो उसकी हेल्प करते हैं। इफ़ द लोन इज अप्रूव्ड, द इंडिविजुअल मेंबर बिकम द रेसिपेंट ऑफ द फंड्स, हाउ एवर द एंटायर ग्रुप टेक्स जॉइंट लाइबिलिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। अगर सब लोग सहमत हैं तो जिसको लोन चाहिए उसको लोन मिल जाएगा, बट अगर कल को पर्सन फेल हो जाता है लोन भरने में तो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी हो लोन भरने की। यही बेस्ट पार्ट है एसएचजी का, इससे ज़्यादा से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला है इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। मैंने क्या कहा, डेटा, अगेन डेटा है 3.2%, रॉन्ग मार्क कीजिए। नेक्स्ट, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। यस, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, जब गवर्नमेंट को लगता है ना कि मार्केट में कोई चीज़ कमी है, मेड इन इंडिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है आई एम अनाउंसिंग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें होता क्या है, मान लीजिए आज आप एक इंडस्ट्री है इंडिया में, आप एक मोबाइल कंपनी है, आप 500 मोबाइल दिन का बना रहे हैं। गवर्नमेंट आपको क्या बोलेगा, अभी तो आप 500 बना रहे हो, बट अगर आप 500 के ऊपर जितना बनाओगे ना, हर मोबाइल के ऊपर आपको कुछ पैसा मिलेगा। मान लीजिए 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ये गवर्नमेंट देगी। तो कल को आदमी क्या होगा, मोटिवेट होगा, तो आप 500 की जगह सोचेंगे हर मोबाइल पे 200 ज़्यादा मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 200 या 300 एक्स्ट्रा बनाएंगे। दिस इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। जहाँ पे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव देगा, कुछ प्रॉफिट देगा, सो दैट आपका भी मन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, कल को अगर मेड इन इंडिया ज़्यादा होगा ना तो इंडिया को एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। इंडिया एक्सपोर्ट कम करेगा, इंडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, इंडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा। ओवरऑल गवर्नमेंट का ही फायदा है। बट गवर्नमेंट भी जानती है कि वैसे आप करने नहीं वाले, तो गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करता है ये कह के कि हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देंगे। ये आपने देखा होगा डिजिटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, क्योंकि हम चाइना पे डिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उसमें भी अनाउंस किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोनों चीज़ें मिल रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। आज के डेट में गवर्नमेंट का रूल है, आप किसी भी शोरूम में जाइएगा ना, वहाँ पे मिनिमम 20% कार आज इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचनी है उनको। जैसे अगर महीने के 10 कार बेच रहे हैं तो 2 कार उनको इलेक्ट्रिक बेचनी है, ये रूल है, क्योंकि
अब आप कार खरीदने जाइए, सबसे पहले कार ओनर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको मैंडेटरी किया है। अब उनको क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट ने कहा है जितने आप ज़्यादा बेचोगे उस पर ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्लस खरीदने वाले को भी सब्सिडी है। आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते, इलेक्ट्रिक कार, मान लीजिए 8 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार है, गवर्नमेंट आपको खरीदने के लिए सब्सिडी भी देगी 60,000 70,000, ताकि आप भी मोटिवेटेड रहे कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता हूँ, मेरा भी कल को सेविंग है। तो ये दोनों तरीके से होता है। जब ये प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता है तो इसको कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा राइट है, आंसर हो जाएगा डी। द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। की पॉइंट्स हैं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स का WTO के डेटा के हिसाब से फॉर द ईयर 2018 इंडिया का शेयर था 2.6% इम्पोर्ट्स में और मर्चेंडाइज में था 1.7%। बट 2018 में सर्विस सेक्टर जो था उसमें इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट 3.5% था और इंपोर्ट था 3.2%, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडिया अकाउंट फॉर 3.4% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इट वाज नॉट गुड्स, इट वाज सर्विसेज। सर्विसेज का डेटा था ये, सर्विस सेक्टर के लिए इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट 3.5% था, जबकि गुड्स के लिए 2.6% था। इसे पहला हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है? इट इज अ स्कीम, इज एन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप को लाया इन वेरियस सेक्टर एंड प्रमोट इंडिया एज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ताकि मेड इन इंडिया बढ़े। क्योंकि मोदी जी खुद भी लेके आए थे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे स्कीम लेके आए थे। द स्कीम एम्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ेगा, प्लस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इंडिया का, इसीलिए गवर्नमेंट देती है। अब द स्कीम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, इंडिया का प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा तो लोग भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ना कुछ कंट्रीज जो होती है वो कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन करती है, जो पूछ लेती है यूपीएससी। वैसे तो ये ग्रे एरियाज है, ये वही कवर करने होते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। उस साल न्यूज़ में था स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट इज़ अ ट्रीटी दैट पहले लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट, लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऐसा कह रहा है कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन में ऐसी बात कही गई है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनका जो बजटरी लेवल है उनके डेफिसिट को लिमिट करता है। जैसे कल को क्या होता था, इंडिया में भी यही होता है, सरकार का बजट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है, कमाई बहुत कम है, तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए सरकार कर्जा छोड़ के जा रही है। इसमें ऐसा है कि वहाँ की गवर्नमेंट उतना ही प्रॉमिस कर पाएगी बजट में जितना निभा पाए। नेक्स्ट, इट मेक्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर करेंगे, रादर देन सब अपना अपना बनाए। बेटर है किसी का बनाए उसको यूज़ कीजिए, एनहांस कीजिए। और तीसरा, इट एनेबल्स द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज़। एक में कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने की बात, एक में टेक्नोलॉजीज कह रहा है, और एक में बजटरी डेफिसिट कम करने की बात कह रहा है। आंसर हो जाएगा ओनली वन। सबसे पहले स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट के बारे में दे रखा है यूरोपियन यूनियन के। इट इज़ अ फिस्कल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन यूनियन टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी अमंग इन मेंबर स्टेट। फिस्कल डिसिप्लिन रहे, फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपके कंट्री पे कर्जा ना रहे, आपके जितने चादर है उतनी आप पैर फैलाइए, ऐसा ना हो कि बजट आपका कम है और खर्चा आप ज़्यादा कर रहे हो। नेक्स्ट, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1997 में, एज अ रिस्पॉन्स टू कंसर्न अबाउट एक्सेसिव गवर्नमेंट डेफिसिट। इसलिए पहला वाला राइट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है था कि जितना गवर्नमेंट कर्जा छोड़ रही है नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए वो कम हो जाए। एंड पब्लिक डेप्ट लेवल विद इन द यूरोप जोन। अब क्या होता था, कर्जा बढ़ रहा था तो जनता पे भी तो कर्जा बढ़ ही रहा है, क्योंकि कल को आप ही के टैक्स पेयर से गवर्नमेंट पैसा लेगी। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट जितना बजट में खर्चा करती है आपका क्या नुकसान है, सरकार को करने दो, बट ऐसा नहीं है। कल को क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का जब बजट आएगा गवर्नमेंट बोलेगी 10% टैक्स की जगह 15% दो, तो इसमें जो टैक्स पेइंग सेक्टर है जो काम कर रहा है इंडिया में ऑनेस्टली उनका ज़्यादा नुकसान है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? promote sound fiscal policies and maintain the stability of the eurozone. Next, it aimed to prevent member states from accumulating excessive deficit and public debt, which could potentially undermine the stability of common currency and overall economic performance of the EU. होता क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है इनकी कॉमन करेंसी है यूरो। अब अगर एक जगह एक कंट्री की वजह से यूरो की वैल्यू कम हुई तो सबका नुकसान है, इसीलिए इन्होंने एक साथ ये डील साइन किया कि कोई भी ये काम नहीं करेगा सो दैट ये करेंसी को इम्पैक्ट हो, ताकि दूसरे कंट्री का भी लॉस ना हो। अब इट सेट्स specific fiscal rule and target that member states are expected to follow
अब इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है प्रिवेंटिव आर्म और दूसरा है करेक्टिव आर्म। हाउएवर द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेशल ग्रोथ पैक्ट हैज फेस्ड challenges and criticism over the years. Some argue that the rules have been too rigid and have limited the flexibility of member state to respond to economic downturn. इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से कंट्रीज जो है वो अपने पॉलिसीज़ को या फिर अपने डेवलपमेंट को सही से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें एक काम है प्रिवेंटिव आर्म जो आपको एक काम करने से रोकता है, और दूसरा है करेक्टिव आर्म कि आपने कर दिया तो इंप्रूव करता है। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को कोई स्कीम कैरी फॉरवर्ड करना तो कर नहीं पा रही है। आगे ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड के टाइम पे ये भी हुआ था कि डेब्ट क्राइसिस भी बढ़ रहा था और कितने कंट्रीज फिस्कल टारगेट को भी मीट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट था कि इस पैक्ट को हटाया जाए। इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी मीटिंग हो रही थी रिगार्डिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, और उनका फाइनली ये डिसीजन हुआ कि इसको हटाना चाहिए कि नहीं, इसलिए यूपीएससी ने पूछा था। पहला स्टेटमेंट ही राइट है, बाकी दो स्टेटमेंट यूजलेस है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस। Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration, जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। माइग्रेशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट था, जिसको सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया, पहला ऐसा कह रहा है। अब अपने आप में ही ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि सभी कंट्रीज को अडॉप्ट कर ले, बट देखते राइट है कि नहीं। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM, that is Global Compact for Migration, are binding on all UN member countries। इसके जो ऑब्जेक्टिव है सभी पर बाइंडिंग है। और तीसरा ये कह रहा है जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन है, इट एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल आल्सो इन द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। इसमें जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है इंटरनली डिस्प्लेस पीपल की, जैसे इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस है, जैसे मैं महाराष्ट्र का सिटीजन हूँ बट मुझे महाराष्ट्र छोड़ के कहीं जाना पड़ा, तो ऐसे प्रॉब्लम भी इसमें एड्रेस हैं जहाँ पे खुद के लोकल लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा है। चेक करते हैं कितने स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहले एक ही राइट है, ओनली वन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, जिसको GCM कहा है। इट इज़ द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कवर ऑल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। खास बात क्या है, इसमें जितने टाइप के माइग्रेशन है, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिजास्टर की वजह से माइग्रेशन, सभी कवर किया गया, अंडर यूनाइटेड नेशन बनाया गया। इसको एडॉप्ट किया गया था एज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेशन। माराकेश एक जगह है मोरक्को में, वहाँ इसको अडॉप्ट किया गया था 2018 में। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि इसको रिव्यू करेंगे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन नेक्स्ट थ्रू अ स्टेट लेड अप्रोच एंड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर ऑफ जनरल असेंबली। दैट इज वाई विद द फर्स्ट IMF टू टेक प्लेस एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। इसका क्वेश्चन 2022 में पहला इनका हेडक्वार्टर में मीटिंग हुआ था, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, इसलिए क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। इसमें आपको याद क्या करना है कि द GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल आल्सो इन ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट ही राइट है, जिसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जितने इंटरनल माइग्रेशन है वो कवर किया जाता है। पहला स्टेटमेंट जैसे कि हमको पता है एक्सट्रीम में राइट नहीं होगा, सेकंड वाला भी रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये बाइंडिंग है। ये कह रहा है एक बार अगर आपने साइन कर दिया तो आपको करना ही करना है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, बट ऐसा नहीं है। आप अब जाहिर सी बात है ना, मान लीजिए कुछ बांग्लादेशी इंडिया में भाग के आ गए, तो मैं उनको क्यों रखूंगा, मेरे पे बाइंडिंग क्यों होगा, क्योंकि वो माइग्रेट करके आए, डिस्प्लेस करके आए, मैं उनको डिपोर्ट करूंगा, क्योंकि ऐसे तो फिर सारे लोग इंडिया में ही आ जाएंगे, इसीलिए कंडीशन बाइंडिंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट इसके लास्ट में दे रखा है, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन हैज नॉट बीन अडॉप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड द रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द UN मेंबर कंट्रीज। ना तो ये बाइंडिंग है, ना तो सबने अडॉप्ट कर रखा है। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन। ऐसी चीज़ों को कैसे कवर करना होता है न्यूज़ में रहेगा, जैसे आपने देखा होगा 2022 में मीटिंग थी, 2023 में पेपर आया, पूछ लिया। सेम ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट मीट था, ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ये भी कोविड की वजह से बार बार न्यूज़ में था, लोग रिव्यू कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं भी रहे तो चलेगा, बट ये टाइप के क्वेश्चन आपको इजीली आ जाने चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में ही पढ़ोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह ये सब। तो आई गेस वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एंड हियर वी फाइनली एंड आवर PYQ डिस्कशन। ठीक है।